Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ आप लोगों की 2011 से 2024 तक मैंने आप लोगों को करा दी है। मैराथन्स भी आप लोगों की चल रही हैं और देखिए आज जो आप लोगों के लिए क्लास होने वाली है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की ही है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है तो लास्ट तक क्लास को देखिएगा। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है या फिर विकास बहुआयामी होता है। तो देखिए यहाँ पर केवल ये तो गलत हो जाएंगे। सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। तो देखिए विकास की दर जो होती है वो सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, हम समान नहीं कह सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा कि विकास जो होता है वो क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेबाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए निष्प्रेरित करेगी। देखिए निष्प्रेरित तो नहीं करेगी, अधिगम के लिए पाण आधारभूत संरचना का काम करेगी या फिर निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, अर्थहीन होगी, ये भी गलत है, बल्कि क्या करेगी, पाण या फिर आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक नहीं होता, समाजीकरण का समकक्षी प्राथमिक नहीं होता है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए विद्यालय जो होता है वो समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है, जबकि जो फैमिली होती है वो समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। देखिए टालनी नहीं है, चर्चा करनी है। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी गलत है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। देखिए नकारात्मक चीज़ों को मजबूत करा रहे हैं तो ये चीज़ भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। कौन सा सही है, तो वो है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर के, या फिर विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तो देखिए डर तो बच्चों के अंदर पैदा नहीं करना है। कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो देखिए वो है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। नेक्स्ट देखिए, लेबाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किस चीज़ के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण या फिर अभिप्रेरणा या फिर संतुलीकरण। तो देखिए लेबाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पूछा है तो लेबाइगोत्स्की किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो होते हैं कल्चर टूल्स पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र या फिर स्कीमा या फिर मनोबंध। तो देखिए कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा है तो स्कीमास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक समावेशी कक्षा में किस चीज़ पर जोर होना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अभिभेदी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अलगाव पैदा नहीं करना है। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। तो देखिए अवसर प्रदान करने की जहाँ पर बात होती है पेडागोजी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अपॉर्चुनिटी देनी है बच्चे को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है या फिर छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए जो दिव्यांगजन अधिनियम है 2016, तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है उसके लिए ये शब्दावली प्रयोग होती है। नेक्स्ट देखिए, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा।
यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, रूढ़िवादियों को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। देखिए कम तो नहीं बढ़ा रहा, ना यहाँ समानता दिख रही है, बल्कि क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो लैंगिक रूढ़िवादिताएं हो उसको दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अटल पाठ्यक्रम का पालन नहीं करना है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने। देखिए प्रचुर मौके जहां पर दिए जाते हैं बच्चे को, वही पॉइंट बिल्कुल सही हो जाता है। अंकों पर आधारित नामांकन करना है तो ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। द्रव्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना या फिर शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा दृश्य श्रव्य सामग्री, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम और व्यक्तिगत शैक्षिक योजना तीनों ही सही है। कौन सा नहीं है तो वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। कम परिज्ञानता, अपसारी चिंतन, अति क्रियाशीलता या फिर असतर्कता। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है। अब देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है कौन सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो क्रिएटिव बच्चे के लिए होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। अब देखिए जन्म से किशोरावस्था की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले बच्चे की क्या चीज़ डेवलप होती है, तो वो होता है बच्चे का सेंसरी, क्या, संवेदी। ठीक है, तो यहाँ पर सांवेदिक कहाँ पर लिखा गया है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा और सारे यहाँ पर गलत। सबसे पहले अमूर्त नहीं आता, ना ही मूर्त आता है। सबसे पहले बच्चे का सेंसरी होता है, उसके बाद बच्चा क्या करता है, कंक्रीट पे जाता है और लास्ट में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को सोचता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड या फिर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो देखिए कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही विकल्प होगा। अब देखिए अगर हम बात करें प्रगतिशील कक्षा की तो किस प्रकार देखा जाना चाहिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चे को दंड दे करके, देखिए दंड तो बच्चे को नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके, मतलब मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स पर आप फोकस करेंगे तो देखिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या करता है, इंटरेस्ट के लिए चीज़ें करता है, आगे बढ़ने के लिए करता है, अपने भविष्य के लिए करता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आसान क्रियाकलाप दे करके या फिर दंड दे करके यंत्रवत याद करने के लिए कहना, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत होगी। नेक्स्ट देखिए शर्मिंदगी क्या होती है, संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। आप बच्चे के अंदर शेम पैदा करेंगे तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी, मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बच्चे के संज्ञान पर। तो देखिए शर्मिंदगी जो होती है इसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में किस चीज़ का विकास होता है। अमूर्त सोच का। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कौन से स्टेज में होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर नहीं होगी। जो विचार में केंद्रीकरण होती है, सेंट्रेशन इन थॉट्स, ये किस में होता है, तो ये आप लोगों का कौन सी, ये जो होता है ये हो जाता है आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग ये भी फॉर्मल स्टेज में होती है। संरक्षण और पदार्थों का क्रमबद्ध करने की क्षमता, देखिए CCS कौन से स्टेज में होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। तो कौन सा सही है, तो वो है विचार या सोच में केंद्रीकरण बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है, को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो या फिर विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो देखिए कौन सा यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल सही है। तो बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु के बहुरूपों में हो, ये तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। कठिनाई कब होती है, जब हम जो प्रॉब्लम होती है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके बच्चे को देते हैं, उसकी प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है,
उच्च उत्तेजना, निम्न उत्तेजना, संतुलित उत्तेजना या फिर कोई उत्तेजना नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, सबसे ज़्यादा हाई उत्तेजना होगा और भय होगा, तो देखिए फियर तो बच्चे के अंदर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी फियर नहीं होगा। इसके अलावा कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाए। कौन सा है, तो देखिए मॉडरेट अराउजल हो और कोई भय ना हो, तो ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखिए मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों को नामीकृत करना, देखिए नामीकृत नहीं करना, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, बच्चे को सेपरेट नहीं करना है, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, या फिर पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। देखिए उच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों की पहचान करेंगे आप पुरस्कार का वितरण दे करके, तो ये भी मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य नहीं होता, बल्कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। केवल आनुवांशिकता पर, तो देखिए केवल आनुवांशिकता पर नहीं होता, केवल पर्यावरण भी नहीं होगा, ना आनुवांशिकता ना पर्यावरण, ये भी गलत है, बल्कि दोनों की अंतःक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत किस चीज़ पर जोर देता है। बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, या फिर बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो किस चीज़ पर जोर देता है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। देखिए फॉर्मर कन्वेंशनल स्टेज तो होती ही नहीं है, तो ये तो यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए कन्वेंशनल है, प्री कन्वेंशनल है, फिर पोस्ट कन्वेंशनल है। बच्चा कार्य कर रहा है क्योंकि दूसरे उसको स्वीकृति देते हैं, तो वो कौन सी स्टेज में आता है, तो यहाँ पर वो आता है कन्वेंशनल स्टेज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो प्रथा प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है, प्राथमिक स्तर वाली स्टेज होती है, जिसमें बच्चा सिर्फ पनिशमेंट से डरने के लिए या फिर आज्ञाकारिता दंड अभिविन्यास जो आपकी होती है वो प्री कन्वेंशनल स्टेज में आती है। पोस्ट में आ जाती है जब हम लॉ एंड ऑर्डर का वो करते हैं, तो वो आती है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल, मानवता की चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, तो वो चीज़ क्या आती है, पोस्ट कन्वेंशनल में आती है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है प्रथागत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, सेम टू सेम आप उसको रोट मेमोराइज करेंगे। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये भी देखिए यहाँ पर बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, या फिर नकल और दोहरावन। तो देखिए नकल और दोहराव भी यहाँ पर सही नहीं होगा। कौन सा सही है, जब हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं कंसेप्ट्स के बीच में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। देखिए दंड नहीं देना है बच्चे को, जहाँ पर भी दंड की बात होती है वो पॉइंट गलत हो जाता है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। देखिए ये बिल्कुल सही है, जहाँ पर बच्चा गलती करेगा उससे बच्चे की समझ मजबूत होती है, अर्थपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, सेपरेट नहीं करना, केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। तो देखिए कौन सा विकल्प सही है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वनियमन, आत्मकेंद्रिता या फिर मनोवैज्ञानिक विकार। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा, तो देखिए उसको हम कहते हैं स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती। देखिए कोई भूमिका नहीं होती, ये तो गलत हो जाएगा। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं, ये भी गलत है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव रोल प्ले करते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, तो देखिए ये भी गलत होगा। जो संरचनात्मक विचार होता है वो यह सुझाव देता है कि जो ज्ञान की संरचना है उसमें बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट देखिए,
अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट है, तो ये होती है किस चीज़ की? योग्यता सुधार्य है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं या फिर अन्वेषण और संवाद। तो देखिए कौन सा यहाँ पर पॉइंट सही है? तो जब हम बच्चे को खोज करने के लिए देते हैं, इंक्वायरी करने के लिए देते हैं, कंपटीशन तो देखिए नहीं पैदा करना बच्चों के अंदर, ना ही टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होना चाहिए और ना ही फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन होने चाहिए, बल्कि क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आज क्लास में लेकर के आई थी सारे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।